आज 6 अप्रैल है और आज ही स्थापना हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का। जी हाँ, सबसे बड़ी, क्योंकि बीजेपी द्वारा जो प्रेजेंटेड डेटा है उसके आधार पर बीजेपी में लगभग 18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर है, जो कि सेकंड प्लेस पर स्टैंड कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से लगभग दोगुना है। और आज के टाइम पर लोकसभा में भाजपा के पास 240 सीट है, जो कि लगभग 45% है। और क्योंकि आज उनकी स्थापना दिवस है, तो आज बीजेपी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। और यहां हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और वो जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत एक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक इसके बाद भारतीय जनसंघ के जनदाता और पहले प्रेसिडेंट बने। उस समय नई पार्टी का मकसद था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करना, साथ ही साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी उसका विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर जो है उसका भारत में पूरी तरीके से विलय होना चाहिए। लेकिन उस समय में कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1951 और 52 में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन में ये पार्टी केवल 3 सीटों पर ही सिमट गई। इसके बाद ये पार्टी खुद को मजबूत करते रही, लेकिन 1953 में श्यामा प्रसाद जी की आकस्मिक निधन से इसे गहरा झटका लगा। पर कुछ टाइम के बाद उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जाने माने चेहरे ने इस पार्टी का हाथ थामा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने जनसंघ को एक नई दिशा दी और 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने इसको ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूत किया और दीनदयाल उपाध्याय ही थे जिन्होंने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वैचारिक नींव के तौर पर स्थापित किया। 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीट जीती, जिससे यह लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद पहली बार जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने गठजोड़ वाली सरकार बनाई। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और बाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसंघ से जुड़े। और 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के निधन के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली। इस टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना ही इस पार्टी का मेजर एजेंडा था। इस दिशा में जनसंघ अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करता रहा। पर 1975 में इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी और फिर उनके विरोध में ही जनसंघ के कुछ अन्य दलों के साथ विलय हो गए और 1967 में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी ने पहली बार कांग्रेस को सरकार से बाहर किया और मोरारजी देसाई पीएम बने। पर वैचारिक मतभेद के कारण यह हुआ कि मोरारजी देसाई की मेलजोल से बनी जो सरकार थी वो गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन उसमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीटों पर ही सिमट गई। जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए एक सभा बुलाई गई। जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की जो मीटिंग हो रही थी, इसमें यह फैसला लिया गया कि सभी मेंबर्स को अपने ड्यूअल मेंबरशिप जो है वो छोड़नी होगी। मेंबर्स के पास सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो वो जनता पार्टी को चुने या फिर आरएसएस को। लेकिन मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला लिया और इस तरह जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ का पार्ट रहे आरएसएस एफिलेटेड मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। भारतीय जनता पार्टी आज से लगभग 4 दशक पहले ही बनी हो, लेकिन उसके उदय की जो भूमिका है वो भारत की आज़ादी के साथ ही बननी शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी उसी आइडियोलॉजी पर चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को ऐसी वीडियोस के लिए।